हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, ये बैक टू बैक आपकी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसमें सबसे पहले अपन 2024 और 2025 में जितने भी एग्जाम्स रेलवे ने करवाए हैं उन सभी के क्वेश्चंस को अपन एक ट्रिकी अप्रोच से हल करेंगे। कहीं ना कहीं आपके पेपर में 2024 2025 के सवालों की रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग लगातार इस सीरीज को लगातार आप लोग देखिएगा। बहुत जबरदस्त परीक्षा में आपका फायदा होने वाला है। चलिए, आप जब वीडियोस देखे तो सीरियल वाइज देखना 1 2 3। ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से आज का पहला सवाल क्या बोलेगा। आज का जो पहला सवाल है ना, देखो आप लोग देख सकते हैं यहां से। चलिए, देखो सवाल में बोला गया था, लेटेस्ट बिल्कुल सवाल है, उसकी टेंशन मत लो। देखो यहां से सबसे पहला सवाल क्या था, एक सही त्रिभुज के पक्ष x-13 x-26 और x है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो यहां से ये सही नहीं था, ये समकोण त्रिभुज था। ठीक है ना। चले, यहां से ये समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां से आप लोग समकोण कर लेना। चलिए, यहां से आप लोग समकोण कर लेना। एक समकोण त्रिभुज के मतलब जो उसकी भुजा है वो x-13 x-26 और x है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहां से ना इस सवाल को अगर आप ट्रिकी अप्रोच से नहीं बनेंगे तो यह सवाल आपका बहुत लंबा होने वाला है। इस सवाल को पेपर में आप लोग कैसे बनाएंगे उसका तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है ना। अब भाई दोबारा अगर यह सवाल रिपीट करता है तो पेपर में देखो कैसे बनाना है, बात को समझिएगा। भाई यहां से सीधा सीधा फंडा अगर मैं आपको बोलूं, एक बहुत सिंपल फंडा मैं आपको बता रहा हूं भाई। समकोण त्रिभुज में सीधा सीधा फंडा यह है कि आपकी क्या चलती है, ट्रिपलेट चलती है। समकोण त्रिभुज में आपकी क्या चलेगी बेटा, यहां से ट्रिपलेट चलेगी। चलिए, अब आप इस सवाल को बनाने से पहले थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के पहले से ही रखेंगे ना, तो ऐसे सवाल बहुत इजीली बना पाएंगे। आई बात समझ में। देखो, इस सीरीज को चलाने का मकसद क्या है कि सेम पैटर्न का सवाल या इससे जुड़ा हुआ सवाल अगर पेपर में रिपीट करते हैं तो आप लोग बना सको। देखो यहां से अपने को जो भुजा दे के रखा था वो x-13 x-26 और यहां से x दे के रखा था। मतलब यहां से x-26 x-13 और यहां से x दे के रखा था। अपन को जो त्रिभुज की भुजा है मेरे प्यारे बच्चों वो x-26 x-13 और x दे के रखा था। यहां से अपन को यह समझना पड़ेगा भाई इसमें कौन से ट्रिपलेट का प्रयोग होगा। देखो अगर आप लोग देखेंगे ना, इन दोनों भुजा में जो अंतर है वो कितने का अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, 13 का अंतर है। भाई x और x तो कट ही जाएगा। 26 और 13 में देखो यहां से कितने का अंतर हो गया, यहां से 13 का अंतर हो गया। देखो यहां से इन दोनों भुजा में अगर आप लोग अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है बेटा, यहां से 13 का अंतर है। अगर यहां से इस पहली और यहां से आखिरी भुजा का अगर अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है बेटा, यहां से 26 का अंतर है। तो यहां से मेरे समझाने का मतलब क्या है भाई, 3 भुजा अपने पास होती है। आई बात समझ में। देखो यहां से स्टार्टिंग की 2 भुजा का अंतर अपने पास कितना आ गया बेटा, 13 आ गया। इन 2 भुजा का जो अंतर है वो यहां से 13 आ गया। देखो यहां से पहली और तीसरी भुजा का जो अंतर है वो कितना आ गया बेटा, यहां से 26 आ गया। जैसे ही आप इन अंतर का अनुपात लेंगे तो कहीं ना कहीं अपने पास में जो
अंतर का अनुपात है वो कितना बन गया भाई, 1 और 2 बन गया। कहने का मतलब यहां से अपना वो ट्रिपलेट होगा जिसमें 2 भुजा तो आपकी समान है और तीसरी भुजा आपकी क्या है, डबल है। ऐसी एक ही ट्रिपलेट होती है, जैसे 3 4 5, ये भी तो समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट है। अब यहां से अपन क्या देखेंगे भाई, इन दोनों भुजाओं का अंतर 1, इन दोनों भुजाओं का अंतर 1 और इन दोनों भुजाओं का अंतर 2। क्या ये वाला मामला फिट नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल हो रहा था भाई। पहली 2 भुजा का अंतर 1, आखिरी 2 भुजा का अंतर 1, पहली और तीसरी भुजा का अंतर 2। क्या ये वाला मामला सेट नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल हो रहा था, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन ने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया बेटा, यहां से अंतर वाला कॉन्सेप्ट लगाया। तो अंतर का अनुपात 1 1 और 2 बन रहा था। ऐसे कौन से ट्रिपलेट हैं जिसमें अंतर का जो अनुपात है वो 1 1 2 बनेगा? बस एक ही ट्रिपलेट ऐसे हैं जिसमें अंतर का जो अनुपात है वो कितना बनेगा, 1 1 2 बनेगा। कोई बच्चा बोले सर 6 8 10 में भी तो बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है। देखो 2, यहां से 2 और यहां से 4, तो 2 2 4 का अगर अनुपात लेंगे तो यहां से कितना जाएगा, तो भी ये आएगा। लेकिन 6 8 10 है ना, वो 3 4 5 से ही बनती है, तो उसकी टेंशन मत लेना आप लोग। चलिए, अब यहां से अपन को यह समझ में आ गया, यहां से अपन को यह समझ में आ गया भाई, जो अपनी ट्रिपलेट है, बात को समझिएगा। यहां से अपन को यह समझ में आ गया भाई, अपनी जो ट्रिपलेट है वो यहां से कितनी है, अपनी जो ट्रिपलेट है वो यहां से 3 4 5 है। अगर यहां से अपने पास में ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा 3 4 5 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2। देखो यहां से आधार और यहां से ऊंचाई, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होता है और इस कर्ण का क्षेत्रफल निकालने में कोई प्रयोग नहीं होता। तो यहां से जैसे आप लोग काटेंगे तो जो क्षेत्रफल है ना वो आपका कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 6 निकल के आ गया। अब इसको 6 मत समझना, जो भी अपना क्षेत्रफल रहेगा वो किसका मल्टीपल रहेगा बेटा, 6 का मल्टीपल है, मतलब क्षेत्रफल में 6 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो यहां से एक बार मैं चीजों को फिर से आपके लिए समराइज कर देता हूं, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर यहां से जो अंतर था वो यहां से इन दोनों में अंतर 13, दूसरी और तीसरी भुजा में अंतर 26, ठीक है ना। चले, और यहां से पहली और तीसरी भुजा में अंतर यहां से 13। जैसे इनका अनुपात लेंगे तो अनुपात कितना बन गया, 1 2 1 बन गया। और यहां से इस चीज को आप ट्रिपलेट में यहां से देखेंगे तो यहां से इस वाली ट्रिपलेट में क्या होती है बेटा, संतुष्ट होती है। कैसे कैसे पता करेंगे भाई, यहां से भुजाओं का अंतर 1 2 1 होना चाहिए, मतलब 2 भुजा तो आपका, 2 भुजा का अंतर तो आपका समान होना चाहिए और तीसरी भुजा का जो अंतर है वो डबल होना चाहिए। जैसे इसमें अंतर 1 आ गया, इसमें अंतर 1 आ गया, 2 भुजाओं के बीच में अंतर समान हो गया 1 1 का। और यहां से इस तीसरी का अंतर कितना हो गया बेटा, यहां से 2 हो गया, मतलब अपना सेटिस्फाई कर गया। मतलब 3 4 5 का प्रयोग करके अपन क्या निकालेंगे, अपने सवाल का उत्तर निकालेंगे। तो आप बोलेंगे सर क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो यहां से जो क्षेत्रफल है ना वो किसका मल्टीपल होगा, 6 का मल्टीपल होगा। मतलब अपना उत्तर वो ऑप्शन होगा जिसमें 6 का भाग चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब 6 का भाग, 6 से भाजकता का नियम क्या बोलेगा भाई, 2 का भी भाग जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए। इसमें क्या 2 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा भाई, 2 का ही भाग नहीं जा रहा तो 3 का तो कहां से जाएगा। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा बचा जिसमें किसका भाग जा रहा था, 2 और 3 दोनों का, मतलब यहां से 6 का भाग चला जाएगा। तो जब भी पेपर में दोबारा ऐसा सवाल आए, आप लोग इसी मेथड का प्रयोग करके क्या निकालेंगे बेटा, उत्तर निकालेंगे, जल्दी हो जाएगा मतलब, ठीक है ना।
अगला सवाल, चलिए देखो अगले सवाल में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे यहां से आपको पता ही होगा, भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कोस स्क्वायर थीटा होता है। दूसरी बात 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और एक इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ठीक है ना। इनको मतलब आपको याद करना पड़ेगा, इनको रटना पड़ेगा। जैसे टेन थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देना पड़ेगा, और कोट थीटा की बात में करूंगा तो कोस थीटा में साइन थीटा का भाग देना पड़ेगा। इन बातों का आप लोग क्या करेंगे बेटा, याद रखेंगे। सिंपल से कहानी है, ठीक है ना। जैसे अपना सवाल ये था, अब यहां से कुछ नहीं करना, जो अपन को देके रखा है ना बस उसी को अपन को क्या करना है, थोड़ा सिंपल करना है। जैसे टेन थीटा का मान 7/8 दे दिया तो इसका मान ज्ञात करो। अच्छा मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना। जैसे a माइनस बी और a प्लस बी, आप बोलेंगे सर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, तो आप नीचे वाले में अप्लाई करना। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। आप बोलेंगे सर क्या हो जाएगा बेटा, एक अगर माइनस में लिखा है एक अगर प्लस में लिखा है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाकर माइनस लगा दो। एक अगर माइनस का है एक अगर प्लस है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाकर बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब इस एक का स्क्वायर तो एक ही होता है इस वजह से, ठीक है ना। वैसे एक माइनस में लिखा है एक प्लस में लिखा है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाकर अपन क्या लगाएंगे बेटा, माइनस लगाएंगे। अब एक का स्क्वायर तो क्या होता है बेटा, एक ही होता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी अभी सिखाया भाई, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अभी अभी सिखाया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इन चीजों को भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा, यहां से 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अभी अभी मैंने क्या सिखाया भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर वाला कैसे किया आप लोग यहां से समझ जाना। देखो यहां से यही तो था जो अभी मैंने आपको सिखाया, ठीक है ना भाई। इसको अपन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। ये मैंने आपको सिखा दिया तो आप लोग यहां से देख लेना, मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूं। चलिए फिर बटे में आप लोग बोलेंगे सर 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहां से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहां से ये क्या है, आप बोलेंगे सर यहां से मेरे प्यारे बच्चे ये कोट थीटा है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बहुत आसान है, कोस में साइन का भाग देते हैं तो आप बोलेंगे सर कोट होता है, लेकिन यहां पर स्क्वायर था तो आप भी यहां से क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अभी अभी तो सिखाया भाई, कोस में साइन का भाग देंगे तो कोट बनेगा, अगर इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लगा दो, ठीक है ना। वैसे यहां से कोस में साइन का भाग देंगे कोट बनेगा, लेकिन स्क्वायर था तो आप भी स्क्वायर लगा दो, नीचे कोट थीटा। अच्छा कोट स्क्वायर थीटा में कोट थीटा का भाग देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, अपने पास में कोट थीटा आ जाएगा। भाई ऐसा ही तो है ना कि एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर, भाई एक्स अपना 2 बार गुणा हुआ नीचे एक्स, तो यहां से ये कटा तो यहां से क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। वैसे कोट स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, कोट 2 बार गुणे में था
ऊपर वाला नीचे वाले को काटेगा तो यहां से क्या बच जाएगा बेटा, यहां से कोट बच जाएगा। चलिए, मतलब यहां से जो अपना उत्तर है ना वो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, कोट थीटा हो जाएगा। आपको ये बात तो पता होगी सही कि टेन थीटा कोट थीटा आपस में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उल्टे होते हैं, ठीक है ना। कोट थीटा और टेन थीटा आपस में क्या होता है, उल्टे होते हैं। मतलब इस सवाल को हल किया तो यहां से कोट थीटा आया, मतलब अपन को तो कोट थीटा का मान निकालना था। कोट थीटा और टेन थीटा आपस में उल्टे होता है, मतलब टेन थीटा 7/8 है, तो कोट थीटा कितना हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। आई बात समझ में। दोबारा थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट मैं बता के चल रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि मैं सब कुछ बता के चलूं। देखो यहां से अगले सवाल में क्या बोला गया था, यदि 24 को 3 गुना अज्ञात संख्या से घटाया जाए, अब 3 गुना करना है अज्ञात संख्या का। अब इस अज्ञात संख्या को अपन x मान लेते हैं और इसका 3 गुना, यही तो बोला है भाई, अज्ञात संख्या को आप क्या मान लो, x मान लो और इसका 3 गुना। चले, अच्छा यहां से इस 3 गुने में से अपन को किसको माइनस करना था, 24 को माइनस करना था। यही तो बोला है कि 24 को घटाया जाता है, 24 को घटाया जाता है, तो 24 को अपन ने घटा दिया 3 गुना में से, तो किसके बराबर आएगा बेटा, यहां से 258 के बराबर आएगा। सवाल में क्या पूछा था, वही अज्ञात संख्या, आराम से बना सकते हो भाई। माइनस का 24 इधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, तो 3x बराबर में 8 4 12 है ना, 25 2 27, और यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 28 हो जाएगा। 3 इसको काटेगा, 9 3 27, और यहां से 4, तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। आसान सा सवाल था, ज्यादा टाइम ऐसे सवालों में वेस्ट नहीं करना। चलिए देखो यहां से हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस फॉर्मूले में पाई आता है उत्तर वो ऑप्शन होगा जिसमें 11 का भाग जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी फॉर्मूले में अगर पाई आ गया, उत्तर वो ऑप्शन होगा जिसमें किसका भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा। अब यहां से अपन को क्या पूछा था भाई, यहां से एक आयताकार क्षेत्र के किनारे 169 मीटर और 154 मीटर लंबे हैं, मतलब आयत की लंबाई चौड़ाई देख रखा है। इसका क्षेत्रफल एक गोलाकार क्षेत्र के बराबर है। परिपथ क्षेत्र की परिधि ज्ञात करो। अब इस परिधि का सूत्र आपको पता होगा भाई, 2πr होता है, और यहां से आप लोग देख भी सकते हैं कि सर पाई आ गया। जिस भी फॉर्मूले में पाई आ जाए, सीधा सीधा यहां से ये देख लो भाई 11 का भाग किस में जाएगा, 5 5 10, 2 माइनस किया 8, इसमें नहीं जाएगा। 5 2 7, 7 माइनस 7 0, मतलब 11 का भाग जाएगा। बाकी को भी चेक कर लो, 5 माइनस 4 1, मतलब नहीं जाएगा। 5 और 4 9, माइनस 4, आप बोलेंगे सर 5, इसमें भी नहीं जाएगा। तो 3 ऑप्शन वो थे जिसमें 11 का भाग नहीं जा रहा था, तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 11 का भाग जा रहा था, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे करना है, बाकी पूरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का। देखो यहां से, देखो यहां से बोला गया था भाई, आयत का जो क्षेत्रफल है ना, वो यहां से वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, ऐसा सवाल में बोला गया था।
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसा सवाल में बोला है, ठीक है ना भाई। आयत की लंबाई और चौड़ाई कितना बोला है, 169, और यहां से 154, पाई का मान रखेंगे 22/7। देखो आर नहीं देख रखा, क्योंकि आर अगर अपने पास आ गया तो उत्तर तो वैसे ही निकल जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। चले देखो यहां से 11 से काट लो इसको, जैसे आप लोग 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 मतलब यहां से 14 बार, ठीक है ना। चले वैसे आप लोग इसको कितनी बार काटेंगे सर, यहां से 7 बार, वज्र गुणा करेंगे तो 169, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, बराबर में आर स्क्वायर, यही मिला। यहां से स्क्वायर हटाकर इधर अपन क्या लगाएंगे बेटा, रूट लगाएंगे। 169 का 13 और यहां से 7, तो यहां से आर का मान कितना हो जाएगा भाई, यहां से है ना, यहां से कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 91 हो जाएगा। तो यहां से जो आर का मान है ना, वो यहां से कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 91 निकल के आ गया, ठीक है ना। चले बस यहां से अपन को यह निकालना था, तो यहां से सीधा सीधा अपन क्या करेंगे, आर का मान पुट कर लो 2, 22/7, और यहां से 91, 7 इसको काटेगा 13 बार, तो यहां से 26 इंटू यहां से 22 हो जाएगा। इकाई के अंक का प्रयोग करेंगे, 6 इंटू 2 12, देखो 12 एक ही ऑप्शन में था 2, तो वैसे भी इसका उत्तर यह निकल के आ गया। लेकिन इस तरीके का प्रयोग बाद में करिएगा, जब ऐसे 2 ऑप्शन मिल जाए जिसमें 11 का भाग जाए, तभी इस तरीके का प्रयोग आप लोग करिएगा। स्टार्टिंग में तो आप सीधा चेक कर लेंगे भाई 11 का भाग कौन से ऑप्शन में जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, देखो यहां से, अब यहां से थोड़ी बहुत जो कैलकुलेशन है ना, इसमें कमांड आपकी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में आपकी कमांड होनी चाहिए। भाई 729 को अपन क्या लिखते हैं, आप बोलेंगे सर 729 कुछ भी नहीं है, 9 की पावर में 3 है, और यहां से आप बोलेंगे सर यहां से पावर में, भाई मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर ये होता है तो इसका मतलब पता ही क्या होता है, जैसे x और ये इधर जो लगा रहता है ना, इसको अपन 1/, करके लिखते हैं, 1/6 करके लिखेंगे। जैसे यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 3, तो x की पावर में ये 1/3 है, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है ना। चले तो वैसे आप लोग बोलेंगे सर 729 9 की पावर में 3, और इस 6 को 1/6 अपन लिखेंगे। चलिए तो यहां से भाई पावर जो होती है ना, वो आपस में गुणा होती है, जैसे 3 की गुणा 1/6 से करेंगे। हमेशा जो पावर होती है वो आपस में गुणा होते हैं, तो पावर में 3 है, पावर में 1/6 है, जैसे करेंगे तो 1/2 आ गया। और यहां से आप लोग देख सकते हैं 9 की पावर में 1/2, बेटा यहां से कितना होगा बेटा, यहां से 3 होगा, क्योंकि 1/2 कुछ नहीं है। जैसे यहां से किसी भी संख्या के ऊपर 1/2 लगा है तो ये कुछ भी नहीं है, 16 का रूट है, ठीक है ना। जैसे 9 की पावर में 1/2 आ गया, तो यहां से ये कुछ भी नहीं है बेटा, इस 9 का रूट है, और 9 का रूट कितना होता है बेटा, यहां से 3 होता है। चलिए तो यहां से 9 की पावर में 1/2, मतलब यहां से 9 का रूट है, और 9 का रूट कितना होता है बेटा, 3 होता है। मतलब इस वाले का जो उत्तर है वो अपन कितना निकाल चुके हैं बेटा, यहां से 3 अपन निकाल चुके हैं। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए इस वाले का अभी निकालेंगे, इस वाले को यहां पर अभी निकालेंगे, ठीक है ना। 5832 का घनमूल क्या होगा। अब घनमूल निकालना मैं आपको बहुत बार सिखा दिया भाई, यहां से 5832 है, इसका अगर आपको घनमूल निकालना है तो कई बार सिखा दिया भाई। लास्ट वाली संख्या को पकड़ो, आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा,
भाई 2 की पावर 3 कर लो, कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 8 हो जाएगा, 8 लिख लिया। इतना करने के बाद में लास्ट के 3 अंक अपन हटाएंगे। ये जो 5 है ना, वो किस किस के घन के बीच में आता है? तो आप बोलेंगे सर 1 की पावर 3 और 2 की पावर 3 इन दोनों के बीच में आता है। मतलब जो 5 है वो 1 की पावर 3 और 2 की पावर 3 के बीच में आता है। हमेशा ऊपर वाला प्रयोग करना, मतलब 8 तो था ही, ऊपर वाला अपन नंबर प्रयोग करेंगे। तो यहां से कितना हो गया बेटा? यहां से 18 हो गया। तो आप बोलेंगे सर इस वाले का कितना हो जाएगा? बेटा यहां से 18 हो जाएगा, ठीक है ना? इसका अभी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, 1764 का रूट कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 1764 का जो रूट है वो कैसे निकालेंगे? भाई लास्ट वाली संख्या आप बोलेंगे सर 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो कैसे, 2 का स्क्वायर करने पर भी इकाई के अंक में 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करने पर भी इकाई के अंक में कितना आएगा? बेटा यहां से 4 आएगा, ठीक है ना? चले, इतना करने के बाद में लास्ट वाले 2 नंबर को अपन क्या करेंगे? हटाएंगे। 17 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है? तो आप बोलेंगे सर 4 का स्क्वायर, मतलब यहां से 16 होता है, और 5 का स्क्वायर सर 25 होता है। तो जो 17 था वो 16 और 25 के बीच में आता था, ठीक है ना? चले, तो यहां से अपन बोलेंगे सर हमेशा आप ऊपर वाला उठाएंगे, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। हमेशा आप ऊपर वाला उठाएंगे। बेटा यहां से 4 हो गया, लेकिन पीछे 2 और 8 में से किसको उठाएंगे? हमेशा ध्यान रखना, ये 17 16 के करीब है कि 25 के करीब है। अगर 16 ऊपर वाले के करीब है तो ऊपर वाला उठा लो। अगर ये 16 नीचे वाले के करीब होता तो आप नीचे वाला उठा लेते हैं। ऊपर हमेशा छोटी संख्या रखेंगे, नीचे हमेशा बड़ी संख्या रखेंगे, ठीक है ना? मतलब ये वाली संख्या छोटे वाले के करीब है तो छोटा वाला उठा लो। अगर ये संख्या बड़े वाले के करीब है तो बड़ा वाला उठा लेते हैं। मतलब इसका जो वर्गमूल है वो 42 हो जाएगा, और कई बार सिखा चुके हैं। मतलब इसका कितना हो गया? आप बोलेंगे सर यहां से 42 हो गया। चलिए, अब कौन सा बचा है? सर ये वाला बचा है। कैसे निकालेंगे? देखो यहां से इसको निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या है, 65 5 36 है, 65 5 और यहां से 36 है। हमेशा एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, भाई 2 की पावर में 10 है ना, 1024 होता है। इस बात को कभी भूलना मत, ये बहुत काम की बात है। जैसे यहां से अपन इसको 2 का भाग देंगे, आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा? भाई यहां से हो जाएगा। वापस से 2 का भाग देंगे, सर यहां से ये हो जाएगा। वापस से 2 का भाग देंगे, सर यहां से ये हो जाएगा। वापस से 2 का भाग देंगे, सर यहां से ये हो गया। वापस से 2 का भाग देंगे, सर ये हो गया। वापस से 2 का भाग देंगे, सर 1024 हो गया। अब जैसे 1024 आएगा वैसे आप लोग क्या करेंगे? बंद कर देंगे, ठीक है ना? चलिए देखो यहां से 1024, मतलब इस वाले नंबर को कैसे लिखेंगे? आप बोलेंगे सर 1024 और 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर में कितना आ गया? बेटा यहां से 6 आ गया। 2 अपना 6 बार था इंटू 1024, और 1024 को भी क्या लिखेंगे? आप बोलेंगे सर 2 की पावर में 10 लिखेंगे। तो सीधा अपन ने 1024 को 2 की पावर में 10 लिखा, और यहां से कितनी बार थे? सर यहां से 6 बार थे। तो ये कितना बन गया? सर 2 की पावर में 16 बन गया। तो ये वाला जो नंबर है ना वो 2 की पावर में 16 बन गया। और इस नंबर के आगे क्या था भाई? 65 5 36 ऐसे करके ऐसे था। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया कि ये जो आगे रूट के ऊपर जो संख्या होती है इसको काट के अपन कहां लिख सकते हैं? भाई पावर में इधर लेकर जा सकते हैं। अभी अभी मैंने सिखाया, ठीक है ना? अच्छा, इस वाले नंबर को कितना लिखेंगे? 2 की पावर में 16,
और यहां से पावर में कितना था बेटा 1/4 था। पावर हमेशा पावर से गुणा होती है, मतलब 16 इंटू 1/4 करेंगे तो 2 की पावर में 4 आ गया, क्योंकि ये 4 बार काटेगा। और 2 की पावर में 4 कितना होता है बेटा, यहां से 16 आ गया। तो पूरा मैंने आपको करके बताया, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर इसका जो उत्तर है वो यहां से कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 16 निकल के आ गया। चलिए, जैसे आप लोग इसको हल करेंगे, भाई इकाई का अंक सब में अलग है तो इकाई इकाई का जोड़ लो। 2 8 10 जीरो गया, 6 और 3 मतलब इकाई के अंक में 9 आएगा, और इकाई के अंक में 9। देखो एक ही ऑप्शन में था, तो यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, यहां से अपना उत्तर 9 निकल के आ जाएगा। चलिए, आ गई बात समझ में। अब यहां से यार भाई इसको तो आप लोग इजीली निकाल सकते थे, इसको भी आप लोग इजीली निकाल सकते थे, इसको भी आप लोग इजीली निकाल सकते थे, लेकिन इसमें आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा आपको क्या लग सकता है, टाइम लग सकता है, ठीक है ना। चलिए, बेसिक बेसिक कैलकुलेशन है ये, मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ये बेसिक बेसिक कैलकुलेशन है। देखो यहां से आसान सा सवाल है ना। ऐसे सवाल परीक्षा में इस बार बहुत पूछे गए थे। संख्या में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा अंक नए नंबर में बाएं ओर से चौथे स्थान पर है। अच्छा, आरोही क्या होता है, आप बोलेंगे सर छोटे से बड़ा होता है। आरोही क्रम क्या होता है बेटा, छोटे से बड़ा होता है। तो यहां से सबसे छोटा आप बोलेंगे सर 1, है ना। फिर यहां से उससे बड़ा सर आप बोलेंगे 2, फिर यहां से 4 आ गया, फिर यहां से 6 आ गया, फिर 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, ठीक है ना। मतलब इस वाले को अपन ने आरोही क्रम में जमा दिया, छोटे से बड़ा जमा दिया। बाईं ओर से बेटा इधर वाला बायां, इधर वाला दायां, बायां ओर से चौथा, 1 2 3 4, बायां ओर से चौथा, मतलब यहां से अपना उत्तर क्या जाएगा बेटा, 6 निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगले सवाल में अपन चलेंगे। देखो यहां से अगला सवाल भी आसान है, कोई कठिन सवाल नहीं है। देखो यहां से अगले सवाल में क्या बोला था, एक आदमी को 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी कवर करना था। मतलब यहां से जो कुल दूरी है ना, यहां से जो कुल दूरी है वो 387 दे के रखा है, और यहां से जो कुल समय है वो यहां से कितना दे के रखा है बेटा, 21 घंटे दे के रखा है। चलिए, यदि वो 5/7 समय में इस दूरी का 2/3 हिस्सा कवर करता है, उसकी गति बचे हुए समय में शेष दूरी को कवर करने के लिए क्या होगी। मतलब यहां से अपन को शेष दूरी लेनी है, और यहां से अपन को शेष समय लेना है। आपको इतना तो पता ही होगा, जैसे 3/4 है तो इसका शेष भाग कितना होगा भाई, 4 में से 3 को हटा दो तो इसका शेष भाग कितना होगा बेटा, 1/4 होगा। जैसे 5/7 है, इसका शेष भाग कितना होगा बेटा, 7 में से 5 को हटाओ, यहां से 2 बचा, तो इस वाले का शेष भाग कितना होगा, 2/7 होगा, ठीक है ना। चले, तो यहां से अल्टीमेटली सवाल में अपन को क्या निकालना था बेटा, यहां से चाल निकालनी थी, ठीक है ना। और आपको पता है भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। अब यहां से जो अपन को समय लेना था वो शेष लेना था, और यहां से दूरी भी अपन को क्या लेना था, शेष लेना था। तो यहां से सबसे पहले तो अपन फोकस करते हैं बेटा, दूरी शेष दूरी कितनी है, शेष दूरी। अच्छा, टोटल दूरी कितनी थी
387, लेकिन ये तो टोटल दूरी है, शेष दूरी कितनी बची? अच्छा, यहां से आप बोलेंगे सर यहां से दूरी का 2/3, इस दूरी का जो 2/3 है ना वो यहां से कवर कर चुका, तो यहां से 2/3 का आप बोलेंगे सर यहां से कवर कर चुका, मतलब दूरी 2/3 वो चल चुका, तो यहां से शेष कितना बचेगा बेटा? 1/3 दूरी शेष बचेगी, ठीक है ना। तो इसका सीधा 1/3 निकालेंगे, आप बोलेंगे भाई कितना जाएगा? 129 आ जाएगा। ये आपकी क्या हो गई बेटा? ये आपकी शेष दूरी हो गई। वैसे यहां से अपन निकालेंगे बेटा शेष समय, टोटल मिलाकर समय 21 है, लेकिन शेष समय, चलिए देखो यहां से 5/7 जो समय था वो तय हो चुका है, 7 में से 5 समय तय हो चुका है, तो कितना समय बचा है बेटा? 2/7 समय बचा है। जैसे काटेंगे तो शेष समय कितना आ गया बेटा? यहां से 6 निकल के आ गया, ठीक है ना। तो शेष दूरी 129, शेष समय 6, मतलब 21 पॉइंट समथिंग आएगा, और 21 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में था, तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगला सवाल देखो, यहां से सरल ब्याज, ये तो कोई करवाने वाला सवाल है नहीं, है ना। साधारण ब्याज आप बोलेंगे सर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन कितना है बेटा? 350। दर यहां से कितनी है बेटा? 20। समय यहां से कितना है? 1.5 बटे में 100। पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ठीक है ना। चले इसको हल करेंगे, आप बोलेंगे 15 इंटू 2 30, 30 के 35 से गुणा करो, 5 तिया 15, है ना, 5 तिया 15, एक बचा, 3 तिया 9, और यहां से 10। चले 1050 बटा 10, तो यहां से कितना आ गया बेटा? 105 आ गया, जो कि 3 नंबर के ऑप्शन में प्रेजेंट था। बस मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 किया है और कुछ भी नहीं किया। चलिए देखो यहां से जो अगला सवाल है, आप लोग क्या बोलेंगे? सर यहां से ये जो सांख्यिकी है ना, ये पीछा नहीं छोड़ रही बेटा, फॉर्मूले बेस्ड सवाल आएंगे पेपर में, ठीक है ना। एक डेटा सेट का बहुलक और माध्य का 52.7 और 65 है, माध्य ज्ञात करना है। अच्छा यहां से आप लोग मुझे बताओ, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, कल भी लिखवाया था। बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का 2 माध्य, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको कल की क्लास में भी लिखवाया था। देखो यहां से बहुलक कितना देके रखा है? 52.7, तीन माध्य का कितना देके रखा है? आप बोलेंगे 65, माइनस माध्य को आप लोग क्या मान लो? ऐसे x मान लो, माध्य लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। बस इसको अपन को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? हल करना है। 5 तिया 15, 6 तिया 18, 19, माइनस का 2x, ठीक है ना। मतलब 2x का मान कितना हो जाएगा? इन दोनों का अपन क्या लेंगे बेटा? अंतर लेंगे। तो यहां से 195 और यहां से 52.7, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से अपने पास में हो जाएगा 142.3 हो जाएगा। 2 इसको काटेगा सर 71 पॉइंट समथिंग, मतलब ये एक ही ऑप्शन में था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में प्रेजेंट है। आई बात समझ में? ठीक है ना। चलिए देखो यहां से ये सवाल भी अपन कई बार सीख चुके हैं, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अपन बोलेंगे भाई
मैंने आपको क्या सिखाया था? मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या होता है? दो संख्या, उन दोनों को गुणा करके रूट लगा लो, ये मध्य अनुपात होता है। अच्छा, यहां से जो मध्य अनुपात है वो 68 दे के रखा है, मतलब यहां तो अपन ने क्या किया बेटा, यहां तो अपन ने 68 लिख लिया। फिर यहां से दो संख्या की गुणा, दो संख्या अपन को x गुणा 272 दे के रखा है, और इसके ऊपर अपन को क्या लगाना था? रूट भी लगाना था। अब यहां से छोटे छोटे फंडे आपको पता होना चाहिए भाई, इधर से रूट हटाएंगे तो इधर आपका क्या लगेगा बेटा? स्क्वायर लगेगा। तो 68 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 68 गुणा 68 लिखो बराबर x गुणा 272 लिखो। 17 से आराम से कट रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17 से 4 बार, 17 एकम 17, 17 6 के कितना हो जाएगा? 102 है ना। 4 इसको काटेगा 4 बार, 4 इसको काटेगा, आप बोलेंगे 17 है ना। तो यहां से जो x का मान है वो यहां से कितना निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 17 निकल के आ गया। तो यहां से आसान सा सवाल था, बस इस वाली बात को आप लोग क्या करेंगे बेटा? याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से करिए। अब यहां से ना ऐसे सवाल में थोड़ा सा ऑप्शन भी लगाया करो, बहुत बार ऑप्शन से भी निकल के आ जाता है। जैसे यहां से आप लोग बोलेंगे सर x y और z, ये जो अनुपात है वो 6, 59 और 41 देख के रखा है। y और z का अंतर पूछा है, तो y और z का जो अंतर है वो आप बोलेंगे सर कितना हो गया? 18 हो गया। मतलब वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसमें 18 का भाग जाएगा, और किसी भी संख्या अगर 18 उसको भाग करते हैं तो उसको 9 भी भाग करेगा, मतलब अपना उत्तर वो ऑप्शन होगा जिसमें 9 का भाग जाएगा। आप बोलेंगे सर 9 का भाग नहीं जा रहा, 9 का भाग नहीं जा रहा, 9 का भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा। तो यहां पर तो दो ऑप्शन ऐसे बच गए जिसमें 9 का भाग जा रहा था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 3 ऑप्शन आपके कट जाते और एक ही ऑप्शन बचता, ठीक है ना। चलिए अब यहां से पूरा कर लेते हैं बेटा। टोटल मिलाकर है ना, यहां से कितना देके रखा है? 31 80 देके रखा है। एक इकाई का मान निकालेंगे 31 80 बटे में इन सब को जोड़िए। जैसे इन सब को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर 106 हो जाएगा। कितनी बार कटेगा बेटा? सीधा सीधा 3 बार काट रहा था, मतलब यहां से 30 हो जाएगा। अगर यहां से एक इकाई का मान 30 है, इस एक इकाई के मान की गुणा किससे करेंगे? जो अपन से पूछा गया था, अपन से y और z का अंतर पूछा गया था। तो y और z का अंतर कितना था बेटा? 18 था, 18 से गुणा कर लो। तो यहां से 540 इस सवाल का क्या हो जाएगा बेटा? उत्तर निकल के जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से सवाल को बनाइए, तो आसान सा सवाल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, मतलब बहुत ज्यादा सिखाने वाली बात है नहीं सवाल में, ठीक है ना। सवाल में बोला गया था, सवाल में बोला गया था भाई यहां से a और यहां से b, a लेता है 25, b लेता है 18। चले इसके बाद सवाल में बोला गया था भाई जो a था ना वो 4 दिन काम किया, उसके बाद में जो शेष कार्य है वो b के द्वारा कितने दिन में किया जाएगा। अच्छा यहां से इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? क्या नहीं है। तो इनको गुणा करने पर जो संख्या आएगी ना वही अपने क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी। तो सीधा सीधा 25 इंटू 18, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वही अपना एलसीएम कहलाएगा।
मतलब यहां से जो कुल कार्य है वो 25 इंटू 18 आ गया। 25 इंटू 18 में 25 का भाग देंगे 18 आ गया। 25 इंटू 18 में 18 का भाग देंगे, यहां से कितना आ गया 25 आ गया। मतलब यहां से ये क्या हो गई, इनकी समता हो गई। देखो यहां से ए ने 4 दिन कार्य किया और ए की समता 18 है। 4 को 18 से गुणा किया, मतलब 72 कार्य आपका क्या हो चुका है बेटा, समाप्त हो चुका है। समय और समता की गुणा करते हैं तो अपना कार्य निकलता है। अब ये देखो चैप्टर आता ही होगा आपको, ठीक है ना। अच्छा टोटल कार्य कितना, 18 पंजे 90, 9 हासिल का 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। मतलब टोटल कार्य कितना हो गया बेटा, यहां से 450 हो गया, ठीक है ना। अब यहां से 450 में से 72 कार्य अपना क्या हो गया बेटा, समाप्त हो गया। तो 450 में से 50 घटे 400, 20 और घटाएंगे 380, 2 और घटाएंगे, आप बोलेंगे सर 378 जो कार्य है अभी भी क्या बचा है बेटा, शेष बचा है। भाई 450 टोटल कार्य था, उसमें से 72 कार्य समाप्त हो गया, तो कितना कार्य शेष बचा है, 378 कार्य शेष बचा है। 450 में से पहले 50 घटाओ तो 400, 20 और घटाओ 380, 2 और घटाएंगे 378 आ गया, ठीक है ना। अच्छा यहां से बी की समता कितनी है, आप बोलेंगे 25 है। अच्छा समय का उत्तर कैसे आएगा, भाई शेष कार्य तो यही है ना। कार्य में समता का भाग देंगे तब जाकर क्या निकल के आता है, समय निकल के आता है, ठीक है ना। तो यहां से इस बी का जो समय है बेटा वो कैसे निकल के आएगा, बहुत आसान है भाई। समय कैसे निकलता है, कार्य में समता का भाग दिया जाता है और यहां से जो शेष कार्य है वो 378 है और यहां से बी की समता कितनी है बेटा, यहां से 25 है क्योंकि बी के बारे में पूछा गया था। अब यहां से नीचे 25 है तो जिस ऑप्शन में नीचे 26 था ये तो वैसे ही गलत हो गया। जिस ऑप्शन में नीचे 26 था ये तो वैसे ही गलत हो गया, नीचे क्या आना था बेटा 25 आना था। अब यहां से देख लो 25 से कम 25, आप बोलेंगे सर 12 बचा, मतलब 128 हो गया। 25 पंजे 125, 15 से स्टार्ट वाला ऑप्शन अपना उत्तर होगा। आप बोलेंगे सर ये वाला जो ऑप्शन है ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के जाएगा। तो टाइम एंड वर्क का एक बेसिक सा सवाल था जो आपको क्या आना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगला सवाल क्या बोलेगा, 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर 33 के रूप में गलत पढ़ा गया, सही औसत ज्ञात करो। ऐसे सवालों को क्या करेंगे, जो पढ़ा गया, जो आपने पढ़ा उसको आप लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जो आपने पढ़ा उसको माइनस करेंगे और जो आपने नहीं पढ़ा उसको आप लोग क्या करेंगे, हमेशा प्लस करेंगे। इन दोनों बातों को ध्यान रख लो। चलिए देखो यहां से 50 के स्थान पर 33 के बारे में बोला गया था, सर पढ़ा गया, और जिसको अपन पढ़ेंगे उसको हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसको नहीं पढ़ा तो इसको अपन क्या करेंगे बेटा, यहां से प्लस करेंगे। जिसको आपने पढ़ लिया उसको माइनस कर दो और जिसको नहीं पढ़ा उसको प्लस कर दो। तो यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर औसत में परिवर्तन अपन को निकालना है, सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है ना। औसत में परिवर्तन अपन को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, योग में परिवर्तन निकालेंगे। कैसे, 50 को प्लस किया और 33 को माइनस किया, तो यहां से योग में जो परिवर्तन है आप बोलेंगे कितने का गया बेटा, 17 का गया। अब यहां से औसत में परिवर्तन निकालो, कैसे निकालेंगे बेटा, इस योग में अगर संख्या का भाग दिया जाता है ना तो आपका क्या हो जाता है, औसत निकल के आता है। तो योग में परिवर्तन तो 17 हो गया, क्या संख्या में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं। पहले भी संख्या 10 थी और अभी भी संख्या 10 है, मतलब यहां से 1.7
और 1.7 अपना क्या आया बेटा प्लस में आया। तो यहां से जो नया औसत है बेटा वो क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना जो पुराना औसत है, फिर यहां से अपन क्या करेंगे बेटा परिवर्तन, है ना। चलिए अब यहां से परिवर्तन अगर प्लस है तो प्लस करो, परिवर्तन अगर माइनस है तो माइनस करना है। आप बोलेंगे सर नया औसत कैसे आएगा, पुराना, देखो पुराना औसत कितना है 40 है। अब परिवर्तन अगर प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो। आप बोलेंगे सर परिवर्तन प्लस में था तो यहां से क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 41.7 इस सवाल का बेटा क्या निकल के जाएगा, उत्तर निकल के जाएगा। एक एक बात आराम से लिख लिख कर इस वजह से समझा रहा हूं ताकि आपके नोट्स बन सके, पेपर में आप लोग बना पाए, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगले सवाल में बोला गया था सचिन का वेतन पहले 16 घटाया गया, मतलब पहले तो आपने क्या किया बेटा 16 घटाया, फिर यहां से आपने क्या किया बेटा 10% बढ़ाया, टोटल मिलाकर उसका जो परिवर्तन था वो अपन को निकालना था। जब भी ऐसा सवाल पेपर में आता है इस वाले फॉर्मूले का आप लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब ए और भी किसी को ही मान लो, जैसे ए का मान आपने माइनस का 16 मान लिया तो बी का मान आपको क्या मानना पड़ेगा, 10 मानना पड़ेगा। अब ए प्लस बी मतलब इन दोनों को माइनस का 16 प्लस का 10 करेंगे, माइनस का 6 हो गया। ए बी बटा 100, इन दोनों को गुणा करके 100 का भाग देंगे तो 160 बट्टे 100 मतलब माइनस का 1.6 यहां से आ गया। इसको जैसे आप लोग हल करेंगे तो माइनस का 7.6 अपना उत्तर निकल के जाएगा। ये माइनस बस इतना दर्शाएगा कि यहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गई, यहां से कमी हो गई, बस ये अपन को दर्शाएगा और कुछ भी नहीं दर्शाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगले सवाल में बोला गया था यदि संख्या में प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए। इस पैटर्न का जो सवाल है वो हर शिफ्ट में पूछा गया था और ग्रुप डे में भी पूछा जाएगा। चलिए देखो यहां से क्या बोला गया था भाई, विषम में एक जोड़ा जाए और सम में अपन को 2 घटाना है। मतलब यहां से विषम के बारे में बोला गया था बेटा, यहां से एक जोड़ा जाए और यहां से सम के बारे में बोला जाएगा भाई यहां से 2 घटाना है। जो भी विषम अंक देखा जाए उसमें आप लोग क्या करेंगे बेटा, एक जोड़ेंगे। जैसे ये विषम है, एक जोड़ो तो यहां से 2 गया, ये सम अंक है 2 घटाएंगे 2 ही रह गया। विषम अंक एक जोड़ो यहां से 4, एक जोड़ेंगे 8, एक जोड़ेंगे 6, सम आ गया 2 माइनस करो 6, सम आ गया 2 माइनस करो 4। तो यहां से अपनी नई संख्या ये निकल के आई। सवाल में क्या बोला था, सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का बीच अंतर क्या होगा। सबसे बड़ा अंक 8, सबसे छोटा अंक 2, अंतर यहां से पूछा था। तो यहां से जो अंतर है मेरे प्यारे बच्चों कितना जाएगा बेटा, यहां से 1 निकल के जाएगा, है ना। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, मतलब यहां से 6 निकल के जाएगा। अगला जो सवाल है ना वो देखो यहां से क्या बोला गया था, बहुत आसान है। सवाल में बोला गया था भाई 17,700 को 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किया गया। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। बेटा मैंने आपको पहले भी सिखाया, अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो, मूलधन को दर से कितनी बार गुणा कर दो, 2 बार गुणा कर दो, ठीक है ना। तो यहां से आपका मूलधन कितना हो जाएगा 17,700, दर यहां से कितनी थी 4, लेकिन 4 बट्टे में 100 लिखना। वापिस से यहां से क्या लिखेंगे बेटा, 4 बट्टे में अपन 100 लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए
अब यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से अपन क्या करेंगे बेटा, काट लो भाई, 2 0 से चलो 2 0 काट लो, 4, देखो यहां से 2 0 से 2 0 काट लो, 4 इसको काटेगा 25 बार, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से इसको गुणा करो, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 कितना हो जाएगा 30, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और भाग किसका देना है, 25 का देना है। 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, यहां से कितना बचा सर 20 बचा, 25 आटे कितना हो जाएगा बेटा यहां से 200, तो यहां से 28 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर 2 में यहां से प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलिए क्या ये बात क्लियर है क्या। तो यहां से मतलब जब भी आप उत्तर निकालो तो 28 पॉइंट के बाद क्या आएगा, अपन को क्या मतलब है, 28 पॉइंट अपना क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर हो जाएगा। और इस वाले फॉर्मूले को याद रखना, ये बहुत काम की चीज है। देखो यहां से अब देखो थोड़ा सा है ना, आपके ऑप्शन अगर दूर दूर हैं तो थोड़ा सा आप चीजों को वैसे करना कि पॉइंट के बाद वाली चीजें है ना आप लोग इग्नोर मार देना। जैसे मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे मान लो कहीं पर आ गया भाई 7.2 आ गया, तो इसको आप 7 लिख लो ना, क्या ही फर्क पड़ेगा। 6.8 आ गया तो 6.8 किसके आसपास है, 7 के आसपास है, 7 लिख लो, है ना। जैसे 7.3 आ गया तो आप 7.3 को कितना लिख लो, 7 लिख लो। मतलब ऐसे थोड़ा सा आस पास वाली चीजें लेकर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए देखो यहां से धारा के विपरीत जब भी नाव चलती है तो x माइनस वाई, और ये चाल होती है, चाल बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे सर दूरी बटे में समय होता है, ठीक है ना। चलिए x माइनस वाई और x प्लस वाई हमेशा किसको दर्शाते हैं, चाल को दर्शाते हैं। धारा के विपरीत वाले को x माइनस वाई लिखेंगे, धारा की दिशा वाली को x प्लस वाई लिखेंगे। देखो यहां से 184 किलोमीटर मतलब दूरी 184, और यहां से समय कितना हो गया बेटा, यहां से 48 हो गया। चलिए धारा के साथ वाले को x प्लस वाई लिखेंगे, वापिस से दूरी बटा समय। तो यहां से बोला गया था बेटा दूरी के बारे में कुछ नहीं दे के रखा तो दूरी अपन वही मान के चलेंगे। दूरी अगर दूरी के बारे में कुछ नहीं दे के रखा तो दूरी अपन हमेशा वही मान के चलेंगे। और समय कितना है बेटा, यहां से 12 है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से इसमें कोशिश करो भाई, अप्रोक्सीमेशन का तरीका आप लोग लगा लो, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये तो आपको पता ही होगा कि एक समीकरण अगर प्लस में है, एक समीकरण अगर माइनस में है, x का मान निकालना है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे लो, कितना हो जाएगा 4.5। अगर यहां से y का मान निकालना है, दोनों का अंतर लो 5, और यहां से 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 2.5। छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, कई सारे बच्चों को नहीं आती होगी। तो यहां से सबसे पहले तो भाग दो, 12 एकम 12, देखो 6 बचा, 12 पंजे 60। अब पॉइंट के बाद क्या क्या ही फर्क पड़ेगा, मत लिखो ना, बस 15 लिख लो। इसमें भी आप लोग भाग देंगे, कितनी बार जाएगा देखो यहां से देख के देख लो, है ना भाई। नहीं जा रहा तो आप लोग पहले किसका दे लो, आप लोग पहले 4 से काट लो। 4 से काटेंगे तो आप लोग बोलेंगे सर 4 चौके 16, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 से काटेंगे सर 12। अब यहां से 46 में 12 का भाग तो दे सकते हो ना, 12 चौके मतलब 46 को जैसे मैं 48 मान लो तो 12 चौके 48 मतलब समथिंग समथिंग 4 आ जाएगा भाई, 3.78 के समथिंग आएगा। तो आप लोग इसको समथिंग समथिंग कितना मान लो बेटा, 4 मान लो, मान सकते हैं ना। चलिए अब यहां से सवाल में धारा की गति को y बोला जाता है। अगर एक समीकरण माइनस में है, एक समीकरण प्लस में है, तो y का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को घटाकर 2 का भाग दे लो, दोनों को घटाएंगे 11,
और यहां से 2 का भाग देंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में था, ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर हो जाएगा। तो यहां से कैलकुलेटिव नहीं था, अप्रोक्सीमेशन का प्रयोग करो। 184 में 12 का भाग दोगे समथिंग समथिंग 15 रहेगा। 184 में 48 का भाग दोगे मतलब 3.78 आएगा। तो आप लोग उसको क्या मान लो बेटा, 4 मान लो। सीधा सा फंडा है। अगर कोई बच्चा, जैसे कोई बच्चा इसको 4 नहीं मानकर मान लो 3 मान लेता है, और नीचे वाला तो वैसे समझ में आ रहा था भाई 15 होगा, तो भी क्या फर्क पड़ेगा, y का मान दोनों को घटाएंगे 12 और 2 का भाग देंगे 6, मतलब अपना ऑप्शन वो उत्तर होगा जो 6 के आसपास है। देखो 6 के आसपास एक ही ऑप्शन है, तो अपना फिर भी उत्तर क्या निकलेगा बेटा, 5.75 ही निकलेगा। ठीक है ना। चलिए, देखो सवाल आने से मतलब नहीं है, थोड़ा सा सवाल वैसे आना चाहिए कि पेपर में जल्दी कैलकुलेशन बने। अब ये वाला सवाल ऐसे कोई भी शिफ्ट है क्या जिसमें छोटा हो, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो इस वाले सवाल का भाई, ऐसे सवालों का तरीका क्या है, रुपए बटे में प्रतिशत इनटू संख्या बराबर में रुपए बटे में प्रतिशत इनटू यहां से संख्या। ठीक है ना। यहां से मैंने पहले ही आपको बताया भाई, प्रतिशत कुछ नहीं होता, विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य मतलब क्या, 20% का लाभ है तो परसेंटेज की जगह 120 रखो, 30% की हानि है तो परसेंटेज की जगह 70 रखो। ठीक है ना। चले, अब यहां से रुपए, ये रुपए हैं। पहली कंडीशन में क्या बोला है, 1 रुपए 7 नींबू। चले, एक विक्रेता, हाँ यहां पर यह भी लिख लो कि परसेंटेज अगर नहीं दिया हो, क्योंकि यहां से 2% है फॉर्मूले में, तो 2% की आवश्यकता है, लेकिन परसेंटेज नहीं दिया हो तो उसकी जगह अपन क्या लिख लेंगे बेटा, 100 लिख लेंगे। पहली लाइन को पढ़ो, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे, पहली लाइन यहां पर खत्म हो गई। ठीक है ना। तो यहां से रुपए अपना एक, इस पहली लाइन में परसेंटेज दिए क्या, नहीं दिया, 100 मान दो, और संख्या कितनी थी बेटा, 7 थी। दूसरी कंडीशन में अपन जाएंगे तो यहां से बोला गया था 40% लाभ कमाने के लिए, तो परसेंटेज के स्थान पर 140, एक के भाव में कितने नींबू बेचने चाहिए, संख्या अपन को निकालना है, और रुपए कितना दे के रखा है बेटा, 1 दे के रखा है। ठीक है ना। चलिए, यहां से 7 इसको काटेगा, आप बोलेंगे 20 बार, 20 इसको काटेगा 5 बार, तो यहां से जो संख्या है ना, वो यहां से कितनी निकल के आ जाएगी बेटा, यहां से 5 निकल के आ जाएगी। आई बात समझ में। चलिए, देखो यहां से अगला सवाल में क्या बोला गया था, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बीसी समांतर है एडी के, और एसी बराबर सीडी है। यदि त्रिभुज यदि कोण एबीसी बराबर 69 डिग्री और बीएसी बराबर 29 डिग्री, तो एसीडी का जो मान है वो क्या होगा। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज क्या होता है बेटा, जब भी वर्ग की बात करेगा तो आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे। जब भी यहां से आयत की बात करेगा आप हमेशा ऐसा डायग्राम बनाएंगे। जब भी यहां से समांतर चतुर्भुज की बात करेगा तो आप लोग कैसा डायग्राम बनाएंगे, आप लोग ऐसा डायग्राम बनाएंगे समांतर चतुर्भुज। जब भी यहां से सम चतुर्भुज की बात करेगा, हमेशा जो डायग्राम आपका बनेगा ना, वो ऐसा कुछ पतंग की तरह आपको बनाना है। ठीक है ना, जिसमें चारों भुजा मेरे प्यारे बच्चों क्या होती हैं, समान होती है। जैसे यहां से समलंब चतुर्भुज के बारे में बोला जाए तो यहां से आपका जो डायग्राम है वो ऐसा बनना चाहिए, और ये दोनों हमेशा क्या होता है बेटा, समांतर ही होता है,
चाहे बोले चाहे नहीं बोले, ठीक है ना। चले, तो यहां से समलंब चतुर्भुज, तो आप बोलेंगे सर समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है, चाहे बोले चाहे नहीं बोले, डायग्राम तो आपको क्या करना है, समलंब चतुर्भुज का ऐसे ही बनाना है, और ये दोनों हमेशा समांतर होंगे चाहे बोले या नहीं बोले। BC AD के समांतर है, जैसे A B C और यहां से D। चले BC, तो ये नामकरण गलत हो गया, फिर यहां से अपन इधर देंगे, जैसे अपन ने A B ऐसे रखा, अब ऐसे रख लो भाई A B C और D। अब यहां से देखो भाई जो BC है ना, जो BC है वो यहां से AD के समांतर है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गया। ऐसे ही पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ती है पेपर में, ठीक है ना। चलिए चलिए, अब यहां से आगे सवाल में क्या बोला था भाई, AC और CD बराबर है, तो AC अपना ये रहा और यहां से CD अपना ये रहा, मतलब यहां से ये दोनों है ना AC और CD बराबर देके रखा है, ये वाला और ये वाला आपस में क्या देके रखा है बेटा, बराबर देके रखा है। और क्या देके रखा है, कोण भी 69 डिग्री। कोण भी हमेशा जो ये बीच वाला होता है ना, हमेशा ये जो बीच वाला होता है ये कोण इसको दर्शाता है। जैसे इस कोण में नामकरण में B बीच में है तो ये B को दर्शाएगा, मतलब यहां से 69 डिग्री। फिर यहां से BAC मतलब यहां से ये वाला जो कोण है वो कितना देके रखा है बेटा, 23 डिग्री देके रखा है। ACD मतलब इस वाले कोण का जो मान है वो अपन को ज्ञात करना है। 2-3 चीजें हैं, बस आसान सा सवाल है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहां से कहीं पर भी आपको जेड मिल जाए, और जेड भी ऐसा मिलना चाहिए जिसमें ये दोनों भुजा आपस में क्या हो बेटा, समांतर हो, तो ये वाले जो कोण होते हैं ना ये आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये 50 है तो ये भी आपका क्या हो गया बेटा, 50 हो गया। चलिए अगली बात मैं आपको यहां से ये सिखाना चाह रहा हूं, जैसे यहां से ये त्रिभुज है तो आप बोलेंगे सर अगर दो भुजा बराबर हैं तो इनके सामने के जो कोण है ना वो भी बराबर होंगे। जैसे ये 50 है तो ये भी 50 है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हैं तो उनके आमने सामने के जो कोण है वो भी बराबर होता है, ठीक है ना। बस इतना ही कॉन्सेप्ट लगाना था। देखो यहां से सबसे पहले तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, क्या ये वाला जो कोण है क्या इसके बराबर नहीं होगा, क्या आराम से होगा। क्या जेड नहीं बन रहा क्या, देखो यहां से देखेंगे ना, यहां से ये जेड बन रहा था, जेड कहीं पर भी बने हमेशा जेड के ये जो कोण है ना ये आपस में क्या होता है बेटा, बराबर होता है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये निकल गया तो ऊपर वाला तो वैसे ही निकल जाएगा। अब यहां से बात को समझना, क्या ये आपको त्रिभुज नजर नहीं आ रहा, क्या ये आपको त्रिभुज नजर नहीं आ रहा क्या बेटा, त्रिभुज आपको देखना पड़ेगा। ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से भाई इन दोनों का योग कितना हो गया, आप बोलेंगे सर इन दोनों का जो योग है वो यहां से 92 हो गया। अरे बात समझ में, इन तीनों का जो योग है ना वो कितना होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था, जिसमें से 92 ये दोनों है। तो फिर ये वाला कोण कितना हो गया, 180 में से 90 घटाओ 90, दो और घटाएंगे 88, मतलब ये वाला जो कोण है वो यहां से कितना आ गया बेटा, 88 आ गया। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। देखो ये दोनों कोणे बराबर हैं, ये 88 है तो ये भी आपका क्या हो गया, 88 हो गया। मैंने आपको एक और चीज बताई है, त्रिभुज के दो भुजा बराबर हैं तो सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपका एक त्रिभुज है,
ये आपका एक त्रिभुज है, इसमें दो भुजा बराबर हैं, तो इनके आमने सामने के जो कोण है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ये दो भुजा बराबर हैं, तो इसके सामने 88 है, तो इसके सामने भी क्या होगा बेटा, 88 होगा। ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा भी तो एक क्या है, जैसे ऊपर वाले को मैं अलग से बना के बता देता हूं। चलिए, अगर यहां से ए, डी और सी, ये ऊपर ऊपर वाले की मैं बात करूं तो ये भी तो क्या है, एक आप बोलेंगे सर त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों को अपन ने जोड़ा तो 176 डिग्री, तो ये कितना बचा बेटा, 4 बचा। तो यहां से ये जो आप लोग देख रहे हैं ये भी 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 88 88 176 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, तभी जाकर ये 180 डिग्री होगा। तो ये वाला जो कोण है यही अपन से पूछा गया था, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। तो उसी डायग्राम में काटा कोटा अपन को करना था। ठीक है ना। दोबारा वीडियो को देख लेना, रिकॉर्डेड है, तो बार बार एक ही चीज को रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। मेनली इन तीनों का प्रयोग इसमें हो रहा था। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। आज की क्लास में 25 सवाल ही करवाएंगे, क्योंकि 25-25 के क्वेश्चंस लूंगा मैं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, अगले में ले लेंगे। ठीक है ना। चलिए, एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है। जो एक पाइप है वो 21 मिनट में बेटा भरने का कार्य कर रहा था। दूसरा जो पाइप है ना, वो उसी टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोला जाए, टैंक का 1/4 कितने समय में भरेगा। मतलब अपन को तो कितना कार्य करवाना था, 1/4 कार्य अपन को करवाना है, सीधा सा फंडा ये है। ठीक है ना। अच्छा, टोटल जो कार्य है वो कितना हो गया। देखो यहां से अगर आपको एलसीएम समझ में नहीं है ना, तो आप लोग दोनों को काटा करो। कभी भी आपको लगे सर एलसीएम वाले मेथड से सवाल नहीं बन रहे, क्योंकि 21 और 24 का एलसीएम निकालना ही अपने आप में भारी काम है। तो कुछ मत करो, दोनों को काटो। 3 से काटेंगे 7 बार, 3 से काटेंगे 8 बार। अब इनको आप लोग क्या करो, उल्टा रख लो। जैसे उल्टा रखेंगे यही मेरे प्यारे बच्चे आपकी क्या हो जाएगी, समता हो जाएगी। अब यहां से सर कार्य कैसे निकाले, बहुत आसान है। ये जो ओरिजिनल नंबर था ना 21, इसको जैसे 8 से गुणा करेंगे तो ये जो 168 निकल के आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, कुल कार्य हो जाएगा। सर इधर से इस 24 को जैसे 7 से गुणा करेंगे तो भी कुल कार्य कितना आ गया बेटा, 168 आ गया। चलिए, वैसे यहां से जैसे 3 से काटेंगे 7 बार, 3 से काटेंगे 8 बार, उल्टा रखो। इस 8 को इधर रखो, इस 7 को इधर रखो। इतना करने के बाद में अब इसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है ना। अब यहां से कुल कार्य कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है। चाहे इन दोनों को गुणा कर लो, चाहे इन दोनों को गुणा कर लो, कुल कार्य तो अपना कितना निकलेगा, 168 ही निकलेगा। ठीक है ना। चले, अब यहां से अपन को समय निकालना था। आप बोलेंगे सर समय क्या होता है, कार्य में अपन समता का भाग देंगे, लेकिन कार्य अपन को है ना 1/4 ही करना था। तो आप बोलेंगे सर 168, इसका 1/4 कार्य कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 42 हो गया। 168 का 1/4 कार्य कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 42 हो गया, बटे में यहां से किसका भाग देंगे, अपन समता का भाग देंगे। भाई सवाल में दोनों का पूछा गया था, तो अपन किसका भाग दे लेंगे, दोनों की समता का भाग देंगे। बी खाली करने वाला पाइप था, तो बी की समता माइनस में आएगी। 8 में से 7 गया, तो आप बोलेंगे दोनों की समता 1। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, 42 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए
अब ऐसे सवाल भी पेपर में बहुत पूछे गए थे, तो ऐसे सवालों में अपन को करना क्या है, पॉइंट के बाद अंक गिनने हैं। जैसे सवाल में पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6, सवाल में अपन देखेंगे तो पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं बेटा, 6 अंक हैं। वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसमें पॉइंट के बाद में 6 अंक होंगे। 2 3 4 नहीं होगा, 3 3 6, आप बोलेंगे पॉइंट के बाद में 6 अंक इस ऑप्शन में था। जैसे 4 2 6 7 8 नहीं होगा, है ना, इसमें भी पॉइंट के बाद में 6 अंक नहीं है भाई। पॉइंट के बाद में 1 2 और 4 6, पॉइंट के बाद में 6 अंक के सवाल में, तो वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसमें पॉइंट के बाद में कितने अंक होंगे बेटा, 6 अंक होंगे। सीधा सा फंडा यह है। देखो यहां से सवाल में क्या बोला गया था भाई, माध्य निकालना था बेटा। माध्य कुछ नहीं होता, इसको तो आप लोग बना लेना। माध्य यहां से कुछ नहीं होता, आप बोलेंगे सर औसत होता है। माध्य यहां से क्या होता है बेटा, औसत होता है। सभी राशियों का योग बटा सभी राशियों की संख्या, इन सभी को जोड़कर आप संख्या का भाग देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मिलाकर 9 संख्या, ठीक है ना। सभी का योग करना, 9 का भाग देंगे, तो यहां से अपना क्या निकल के आ जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा। इसको आप लोग करिएगा, है ना, आसान सा सवाल था। चलिए देखो, ये वाला सवाल मैं लास्ट आपके लिए करवा देता हूं। ये वाला सवाल मैं लास्ट क्लास में भी आपको सिखाया था। देखो यहां से 22 26 19 और यहां से 21, जब भी पेपर में ऐसा सवाल आए कि इन 4 संख्याओं में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए या प्रत्येक में क्या घटाया जाए, तो फिर यहां से कैसे निकालना है, बात को समझो। यहां पर तो अपन x को जोड़ रहे थे, कहने का मतलब वो कौन सी संख्या है जो प्रत्येक में जुड़ने के बाद में चारों संख्या समानुपात हो जाएगी, या फिर वो कौन सी संख्या है जो प्रत्येक में से घटाने के बाद में चारों संख्या समानुपात हो जाएगी। इसको निकालने का एक तरीका मैंने आपको कई बार सिखाया है। देखो सबसे आसान तरीका यही है, दोनों का अंतर लो 4, इन दोनों का अंतर लो 2, हमेशा इन दोनों का अनुपात लेंगे, तो यहां से अनुपात कितना आ गया, 2:1 आ गया। इसके बाद में अगली स्टेप क्या करना है, पहले नंबर और तीसरे नंबर को हमेशा पकड़ना है, वज्र गुणा करो। इस 1 की गुणा 22 के साथ 22 हो गया, इस 2 की गुणा 19 के साथ बेटा 38 हो गया। अब यहां से जो अपना x था ना, उसका मान कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। अंतर लो, ऊपर वाले का भी अंतर और नीचे वाले का भी अंतर। 22 माइनस का 38 कितना हो गया, आप बोलेंगे माइनस का 16। 2 माइनस 1 कितना हो गया सर, यहां से 1, तो इस x का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया, यहां से माइनस का 16 निकल के आ गया। अब x का मान आप लोग क्या रख लो बेटा, माइनस का 16 रख लो। जैसे x का मान माइनस का 16 रखा, तो यहां से माइनस का 32 y, है ना, यहां से y, फिर यहां से माइनस का 16 रखेंगे, 16 चौके कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 16 चौके 64, और 8 कितना हो जाएगा, मतलब माइनस का 64 माइनस का 8, तो यहां से कितना हो जाएगा सर, माइनस का 72 हो जाएगा। अब इस वाले को कैसे करते हैं, समानुपात वाले को, बाहर वाले को बाहर से, अंदर वाले को अंदर से गुणा अपन करते हैं, ठीक है ना। तो अंदर वाले को अंदर से गुणा करेंगे तो y² हो गया, बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करेंगे, माइनस का 32 माइनस का 72, माइनस और माइनस आप बोलेंगे गुणा होके प्लस हो जाता है। इस वाले स्क्वायर को हटाकर आप बोले, देखो 32 गुणा 72 बन गया, ठीक है ना, ये 32 इंटू 72 बन गया, क्योंकि यहां से माइनस और माइनस आप बोलेंगे सर प्लस हो गया।
इधर वाले स्क्वायर को हटाकर यहां पर क्या लगाएंगे बेटा, रूट लगाएंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे, बहुत आसान है। 32 को 16 इंटू 2 लिखो, 72 को 8 इंटू 9 लिखा। ऐसे लिखने से क्या होगा, आप बोलेंगे सर ऐसे लिखने से ना थोड़ा सा फायदा होगा अपने। देखो यहां से फायदा कहां से होगा, बात को समझना। देखो यहां से भाई अब अपना सवाल ऐसा बन गया, तो यहां से 16 का रूट तो 4 हो गया, इस 9 का रूट 3 हो गया, 8 दूनी 16, 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां से कितना हो गया बेटा, 48 हो गया। तो y का मान यहां से कितना निकल के आ गया, 48 निकल के आ गया। कोई बच्चा अगर x का मान 16 रख के इस सवाल का उत्तर निकालेगा तो ऑप्शन में उसको मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अंतर लेना, जैसे ऊपर वाले का अंतर भी सीधा सीधा लेना। 22 में से 38 घटाएंगे तो माइनस का 16। नीचे वाले का अंतर भी सीधा सीधा लेना, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 16 आ गया, ठीक है ना। चलिए तो यहां से कई बार मैं ये तरीका आपको सिखा चुका हूं, ये पहली बार नहीं है। रेगुलर क्लास को फॉलो करेंगे ना तब मजा आएगा सवाल को करने का। चलिए मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में। जो भी बच्चा नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।